अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नावल का नाम है बेलबास मोहब्बत। चलिए नावल को आगे से कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फौजिया असद को पानी पिलाने के बाद अपने रूम में आकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। अचानक उन्हें किरण की चीख सुनाई दी। वो जल्दी से रूम की तरफ गई तो ऐसे लगा जैसे किसी ने अभी लॉक किया हो। फौजिया को एक खटका सा हुआ। वो फ़ौरन उस रूम में गई जहाँ से सोने लगा था, लेकिन वहाँ कोई ना था। फौजिया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो समझ गई। वो किरण के रूम के बाहर आकर गौर से सुनने लगी। वो किरण की मज़ाहमत और असद की दरिंदगी सुन रही थी। फौजिया हैरान में परेशान थी कि अब करे तो क्या करे। वो बस अब असद के निकलने का इंतज़ार करने लगी। जैसे असद रूम से बाहर आया, इसने गुस्से से इसे देखा और अपने रूम में आने का इशारा किया। सब फौजिया को देखकर डर गया। वो उम्र में फौजिया से 2 साल बड़ा था, लेकिन जो उसने किया था इसकी वजह से अब शर्मसार था। रूम में आने के बाद फौजिया रोने लगी और कहने लगी, आप कैसे भाई हैं? ये आपने क्या कर दिया? आपको औरत की इज्जत का इतना ख्याल नहीं। अगर ये बात रीमा का आशिफ या इसके घर वालों को पता चल गई तो हमारी इज्जत रहेगी? क्या वो मुझे इस घर में रहने देंगे? फौजिया बोलती चलेगी। फौजिया की बातें असद को दिल पर लग रही थी। इससे एक पल को एहसास हुआ कि इसने गलत किया। फिर कुछ पल खामोश होने के बाद उसने इस बात से मुतमिन किया कि किरण अब इसके साथ राज़ी है, वो कुछ नहीं बताएगी। कुछ वक्त के बाद असद ने फौजिया को किरण के पास जाने का कहा। वो जाकर रिज़्क की तबीयत पूछे। किरण गुजर करने के बाद आई और अभी हुए वाक़े के बारे में सोचने लगी कि अचानक ये सब कैसे हुआ। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इसके साथ अचानक इतना कुछ कैसे हो गया। वो अभी इसी सोच में थी कि फौजिया रूम में आ गई और किरण की तबीयत का पूछने लगी। फिर यकीन दिलाया कि वो घबराए नहीं, असद ने इसे सब बता दिया है। अब इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसकी बातों से किरण को तसल्ली होने लगी। यूँ यूँ आगे असद अब फौजिया के रूम में किरण को बुलवा कर मिलने लगा। किरण अब जब भी रीमा को असद से बात करता देखती या इसके करीब देखती उसे उलझन होती। वो रीमा से अचानक चिढ़ने लगी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि असद रीमा से अब शादी करे। उसने ठान ली कि वो असद को किसी हाल में रीमा का न होने देगी। अगली बार असद जब किरण से फौजिया के रूम में मिल रहा था, इसने असद को रीमा और दानियल के बारे में सब बता दिया। ये भी कि दानियल ने इसके साथ सेक्स किया। असद को किरण की बात सुनकर गुस्सा सा आया। वो इस बात को सुनकर हैरान रह गया कि रीमा तो उससे बेइंतहा प्यार करती थी। फिर ये सब कैसे होगा? लेकिन किरण की बात सुनकर उसने जल्द ही रीमा से इस बात को जानने का इरादा कर लिया, क्योंकि इसके दिल में था कि शायद किरण झूठ बोल रही हो। रीमा दानिया को भूल तो ना सकी, लेकिन असद के सामने की वजह से वो इसका अपना सोचती। रीमा ने कई बार इस बात का इरादा किया कि वो उसको दानियाल के बारे में बता दे, लेकिन हर बार इस बात से डर जाती कि न जाने असद का क्या रिएक्शन हो कि वो उसे छोड़ न दे। शादी को तकरीबन 2 हफ्ते रहते थे। असद ने रीमा को कॉल की और बातों में पूछा, रीमा एक बात बताओ, झूठ ना बोलना, क्या तुम्हारी लाइफ मेरे अलावा कोई और आया है? रीमा की दिल की धड़कन तेज़ी होने लगी। वो खामोशी से जवाब सोचने लगी। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। असद ने थोड़ा संजीदा और सख्त अंदाज में पूछा। रीमा हम जी ऐसा बस में बोला। फिर कहने लगी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन डर था। असद कौन था और कब मिली थी तुम मुझसे? असद उसकी बात को पूरा होने से पहले ही पूछने लगा। रीमा ने सारी बात बताना शुरू कर दी, जो इसके साथ हुआ, जो असद पहले ही किरण से सुन चुका था। रीमा के बताने के दौरान ही असद गुस्से में आ गया। उसे खामोश होने का कहा। फिर उसने कॉल कट करके रीमा को ब्लॉक कर दिया। रीमा का दिल घबरा रहा था। वो बार बार असद का नंबर मिला रही थी और मैसेज कर रही थी। इसे डर था कि कहीं असद अब रिश्ता न तोड़ दे। इधर असद की नज़र में रीमा गिर गई। वो रीमा के बारे में बुरा सोचने लगा। उससे ये तो पता चल चुका था कि कोई रीमा के जिस्म को पी चुका है। आखिर असद ने फैसला कर लिया कि अब वो रीमा से कभी शादी नहीं करेगा। उसने सोच लिया वो अब किसी और से शादी करेगा। इसने अपने घर वालों से बात की। असद के घर वाले अचानक उसकी इस बात को बचपना न समझे। उसको समझाने लगे कि अब कैसे वो रीमा का निकाह करें, जबकि शादी को चंद दिन रह गए हैं। असद के अब्बू ने सख्ती से मना किया कि वो अब रीमा के अलावा किसी का ना सोचे और ना उनसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन असद ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो किसी और को किले में मिल चुकी हो। असद के पास फ़िलहाल कोई हल ना था। उस शाम असद जब फौजिया के नंबर पर किरण से बात करके किरण को सारा हाल दे रहा था, तो किरण ने मौका अच्छा समझा बोल दिया, असद तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। असद किरण की बात सुनकर खामोश होकर बात घुमा दी और फिर कॉल कट करके सोचने लगा, वो किरण से प्यार तो नहीं करता और किरण में कोई कमी नहीं और इसकी ज़िंदगी में मैं हूँ वो पहला शख्स। आखिरकार इसे सोच लिया वो किरण से शादी करेगा, वो भी घर वालों को बताए बगैर, क्योंकि अब 8 दिन शादी को रह गए थे और वो जानता था कि अब इसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। असद ने एक प्लान बनाया और अगली शाम फौजिया को फ़ोन करके किरण से बात की। इसने किरण से अब खुद पूछा कि क्या वो शादी करना चाहती है। किरण तो वैसे ही पहले तैयार थी, फ़ौरन हाँ मिला दी। फिर असद ने किरण को अगली सुबह मिलने को कहा। फौजिया को असद के इस प्लान का पता ना था। वो समझती थी कि असद किरण से टाइम पास कर रहा है, शादी वो रीमा के साथ करेगा।
अगली सुबह किरण मार्केट से कुछ लेने के बहाने घर से बाहर चली गई और असर के बताए हुए पते पर पहुंच गई, जहां से पहले से एक नगाह ख़वान और दो दोस्तों के मिला था। कुछ देर के बाद नगाह ख़वान ने दोनों की रजामंदी जाने के बाद निकाह पर वार दिया। अब किरण असर के निकाह में थी। वो किरण को लेके अपने घर चला गया। किरण काफ़ी डर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अब अगर वो कहीं इनकार करती तो असर इसे नहीं मिलेगा, और अब ये सब असर को हासिल करने की ज़रूरत था। असर जब किरण को घर लेके गया तो इसकी अम्मी अब्बू इसके पास उनके सख्ते में आ गए। उनको इस बात का ज़रा इल्म ना था कि असर इस हद तक चला जाएगा, और अब उनको इस बात की फ़िक्र होने लगी कि इस घर में भी उनकी बेटी है। असर के अब्बू ने असर को जब खूब डांटा तो असर ने खुलकर रीमा से शादी न करने की वजह बता दी, जिस पर इसके अब्बू खामोश हो गए। बोले कि पहले वो सब कुछ बताता था, ऐसे कदम उठाने की नौबत ना थी। फिर किरण को फिलहाल घर जाने का खामोश रहने का कहा गया, किसी को ना बताए। किरण फ़ौरन वापस घर पहुंच गई। असद के अब्बू, जो रीमा के अब्बू के सगे और लेकिन छोटे भाई थे, ने रीमा के अब्बू को कॉल करके वापस घर आने का पूछा। रात के खाने के दौरान रीमा ने नोट किया कि आज असद के साथ साथ चचा चाची भी उससे इग्नोर कर रहे हैं। खाने पर रीमा के अब्बू ने असद और इसके घर वालों को रूम में आने को कहा। रीमा को कुछ ठीक ना लग रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो दिन ही दिन में दुआएं करने लगी कि या अल्लाह सब ठीक हो, बस एक बार से माफ़ कर दे, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। असद के अब्बू पहले तो हाल चाल पूछते रहे, फिर वो भाभी रीमा की माँ की तरफ मुखातिब बोले, भाभी ये दानियाल कौन है? रीमा की मम्मा को समझ न आया। सवाल अंदाज में पूछा कि कौन दानियाल? और फिर बोले जैसे रीमा की दोस्ती थी। ये सुनकर रीमा की मम्मा की आंखें खुली रह गई, जबकि रीमा के अब्बू सख्त लहजे में बोले, अख्तर बात खुल के करो, क्या बात है? असद के अब्बू ज़रा रुक के फिर बोले, बात सिर्फ इतनी है, असद अब रीमा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बेटी का किसी दानियाल नामी लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये सब उसने खुद असद को बताया है। इतने में असद बोला, अंकल आप खुद रीमा से पूछ लें, उस सबूत के लिए मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उसने सब बताया। रीमा के अब्बू ने तेज़ धड़कते दिल के साथ सख्त लहजे में रीमा को आवाज़ दी। रीमा आवाज़ सुनते ही सहम गई कि आज कुछ गड़बड़ है। वो किरण को साथ लिए मम्मा पापा के रूम में आई और मम्मा के साथ बैठ गई। रीमा के अब्बू ने झुकी नज़रों के साथ पूछा, रीमा क्या तुम अपने बाप की इज्जत छाड़ चुकी हो? रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रहम की नज़र से असर को देने लगी। रीमा के अब्बू ने फिर पूछा कि तुमसे कुछ पूछा है? रीमा ने आँखें बंद की और हाँ में सर हिला दिया। रीमा की मम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ रीमा को मारा, लेकिन इस थप्पड़ के दर्द का एहसास उस दर्द से बहुत कम था जो असर की वजह से उसके दिल में था। वो उठी और पापा के कदमों में गिर पड़ी और बताया कि पापा इस लड़के ने मुझे बेहोश कर दिया था, और रोने लगी कि उससे ये पहली और आखिरी गलती हुई। वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी जिससे इनकी इज्जत आ जाए, बस इस बार माफ़ कर दें। वो असद और चचा चाची से भी हाथ जोड़कर मिन्नतें माफ़ी मांगने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था वहाँ सब पत्थर हैं। अब वहाँ फौजिया भी आ गई थी। वो भी खामोशी से सब सुनने लगी। कुछ वक्त के बाद रीमा के अब्बू ने रीमा को देखा और फिर खुद ही अख्तर से कहने लगे, अगर आपने रिश्ता ख़त्म करना है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर आप लोग मेरी बेटी को एक मौका और देते हैं तो मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। असद के अब्बू ने एक नज़र असद को देखा और ऐसा आवाज़ में बोले, भाईजान हम खुद रिश्ता ख़त्म करने नहीं आए, बाकी दिन ही कितने रह गए हैं। लेकिन वो खामोश हो गए। रीमा रिश्ता ना टूटने के बाद उनका शुक्र अदा करने के बस असद के कदमों में पड़ी रही, सिर्फ ये बुरा वक्त आ टल जाए। रीमा की मम्मा बोली, लेकिन क्या भाई साहब? लेकिन ये कि अब असद रीमा से नहीं किरण से शादी करेगा। ये बात सुनकर रीमा का दिल फटने सा लगा। वो हैरत से सबके चेहरों को देखने लगी। खुद रीमा के अब्बू और मम्मा के साथ फौजिया भी सुनकर हैरत में पड़ गई। वो खुद नहीं जानती थी कि ऐसा भी होगा। रीमा की मम्मा किरण को देखते हुए बोली, खुदा का खौफ करें, वो अभी बच्ची है, पढ़ रही है, हमने खुद इसकी शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। फिर रीमा के अब्बू बोले, अख्तर तुम्हारे बेटे ने रजामंदी से रीमा से शादी करनी है तो ठीक, वरना रिश्ता ये ख़त्म कर दो बस। मैं किरण से निकाह कर चुका हूँ। असद जो कुछ देर से खामोश बैठा था बोल उठा, ये सुनना था रीमा के साथ इसके मामा पापा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो बस इतना चाह रही थी कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें दफन हो जाए। फौजिया हैरत ज़दा थी। उसे असद की हरकत हैरानकुन लगी। उसे रीमा की हरकत तरस आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जैसे वो खुद भी इसकी जुर्मदार है। रीमा के अब्बू गुस्से में उठे और असद को जोर से एक थप्पड़ मारा। झंझोड़ कर बोले, क्या कहा तूने? वो खामोश रहा, कमती आवाज़ में बोला, जी अंकल ये सच है, किरण से पूछने, किरण भी मुझे पसंद करती थी और आप लोग मना ना करो इसलिए ये कदम उठाया। रीमा के अब्बू ने एक नज़र किरण को देखा जो सर झुकाए जुर्म की तरफ कर रही थी। वो खुद पीछे सोफे पर वापस बैठ गई। इनको समझ नहीं आ रही थी कि इनकी दो बेटियों ने आज कैसा दिन दिखा दिया। उसे इनकी इज्जत का ज़रा ख्याल न किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रीमा की मम्मा खुद रोती आंखों के साथ आई और रीमा के अब्बू के आंसू साफ करने लगी। काफ़ी देर गुस्सने के बाद रीमा के अब्बू ने अख्तर की बात की हामी भरते हुए फैसला सुना दिया कि अब उसी दिन रीमा के बर्थडे किरण की बारात जाएगी, लेकिन इसके बाद किरण या असद से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा।
सबके जाने के बाद रीमा के अब्बू ने किरण और रीमा को अपने रूम में रोक लिया। कुछ देर खामोशी के बाद बहते आंसुओं को साफ करते हुए बोले, बेटियां जिस घर में होती हैं इस घर में रहमत होती है, क्योंकि वो माँ बाप का गुरूर होती है। मैं जब भी घर आता था तो सिर्फ तुम दोनों को देखता था तो थकन दूर हो जाती थी। बेटा घर ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी अगर एक पल को भी आंखों से ओझल हो तो दिल बैठ जाता है। बेटा, हम नहीं जानते कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रही, किस चीज़ की कमी रही जो तुम दोनों ने ऐसा गलत रास्ता इख्तियार किया। वो खामोश हो गए। दोनों के चेहरों को एक नज़र देखने बस लहजे में बोले, जो करना था तुम दोनों ने कर दिया। आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखूंगा। अब जाओ अपने कमरों में और तुम किरण शादी की तैयारी करो। अब देखता हूँ कि कैसे इस घर में वापस कदम रखती हो। रीमा बस जिंदा लाश की तरह वापस रूम में आई और बेड पर गिर पड़ी। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। आंखें बंद की अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने लगी और न जाने कब उसकी आंख लग गई। किरण अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसने रीमा के साथ बहुत गलत किया। इसे इन दोनों के दरमियान ही आना चाहिए था। वो सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो निकाह कर चुकी थी। फजर की नमाज के बाद रीमा रोकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगी और तौबा करने लगी। इतने में इसने देखा कि इसके पाँव पकड़े हुए माफ़ी मांग रही थी। रीमा ने उसे उठाया, अपने पास बिठाया, प्यार करते बोली कि नहीं, ये सब नसीब की बात है। असल मेरे नसीब में ना था, या शायद मैं ऐसा के नसीब में ना थी। सच पूछो तो मुझे खुशी है, वो इंसान मेरा नहीं हुआ जो मुझ पर एतबार ही नहीं कर सका। मैं तुम्हारी खुश हूँ, बस दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। 3 दिन बाद किरण की शादी होगी। सब मेहमान हैरान थे कि शादी रीमा की थी, बारात किरण की। लोग जानबूझकर रीमा से और उसके घरवालों से पूछते रहे, ताने देते रहे, कहानियाँ कसते रहे। कुछ दिनों में किरण का पासपोर्ट बन गया। तीनों असर किरण और फौजिया बाहर चले गए। किरण को गए 6 माह हो गए थे। रीमा ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी। इसके अब्बू भी इससे ना बोलते थे। अब वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगी, जिससे इसके चेहरे पर नूर आने लगा। बाकी वक्त वो अपने पार्लर के सेटअप में देती। रीमा ने 1-2 बार दानियाल का नंबर बनाने की कोशिश की ताकि इसे बता सके कि इसकी वजह से इसकी क्या हालत हो गई, लेकिन इसका नंबर बंद था और तमाम सोशल अकाउंट से ऑफ था। जिसके बाद इसने अपने दिल को अल्लाह से जोड़ने का फ़ैसला कर लिया। शादी टूटने की वजह से लोग सवाल करने लगे। इसी वजह से इसने तमाम कज़न से रब्ता ख़त्म कर दिया। बस एक नूर थी जो कभी वक्त गुजारने या मेकअप करवाने आ जाती थी। रीमा के अब्बू ने रीमा की मम्मा से साफ कह दिया कि कोई अच्छा रिश्ता देख के इसकी शादी कर दें, लेकिन फ़िलहाल कोई अच्छा रिश्ता ना मिला। ख़ानदान में और मोहल्ले में वही बुरी किस्मत और बदकिस्मत लड़की समझी जाने लगी। आज भी जब नूर आई तो रीमा जाए नमाज में बैठी थी। नूर ने मेरे से वीडियो कॉल मिलाई और स्मोकिंग करने लगी। रीमा जैसे इसके पास आ बैठी, इसने कॉल बंद कर दी और रीमा को देखने लगी। नूर इसके निखरे चेहरे को देखकर बोली, काफ़ी प्यारी होती जा रही हो, क्या चक्कर है? इसने कहा, तुम्हें ही लगती हो, और तुम ये स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ देती? नूर ने लंबा कश लगा के कहा, पहले शौक था, अब मजबूरी है। वैसे मैर दिखने में खूबसूरत था, फन स्टाइल, लंबे बाल जो हमेशा पूनी में बांध के रखता था, लंबी हाइट, लेकिन वो एक करप्ट लड़का था। 2 नंबर शराब, चर्स, हेरोइन, मर्डर और आइस के नशे में मुलव्वस था। वो पुलिस में इश्तारी मुलजिम था। नूर रीमा से ऐसी बातों का जिक्र कर चुकी थी। रीमा नूर को मैर से मिलने से मना करती थी और मैं नूर से रीमा की तारीफ़ें सुन सुन के पक चुका था। तभी रीमा से मिलने का शौक़ पैदा होने लगा। एक दिन नूर उमैर के पास मौजूद बेलबासिन उमैर नूर को थाने में मसरूफ़ था। अचानक से रीमा का ख्याल आया। वो मोबाइल उठाकर रीमा की तस्वीर देखने लगा। इसके जोश में तेज़ी आ गई और वो नूर की गहराई तक उतर कर इसे दर्द दिए जाने लगा। नूर ने चीखना शुरू कर दिया। मैंने मध्यम आवाज़ में नूर के कान के ऊपर होंठ रख कर कहा, रीमा, बस थोड़ा दूर दो। नूर ने रीमा का नाम सुन लिया था, लेकिन मधोशी की वजह से मैं को ज़ोर से थामा हुई थी। एक तेज़ रफ्तार झटके बाद वो साइड पे हो गया। नूर मैर का इलेक्ट्रिक शीशा उठा के पीने लगी और शराब से बोली, रीमा, अच्छा। मैं मुस्कुराया। तुम हर रोज़ रीमा का जिक्र करती हो, तभी मुँह से निकल गया, लेकिन वो हम जैसी नहीं है यार, वो बहुत शरीफ है। ये कहकर नूर किसी गहरी सोच में चली गई। फिर कश लेकर स्मोक अमैर के मुंह में छोड़कर कहने लगी, सेक्स करोगे इसके साथ? अमैर के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। इसका जिस्म करने लगा। नूर इसके बालों में उंगलियां फेंकी, हाथ नीचे लाती बोली, उन्होंने अगले मुलाकात में मंगनी करने की ख्वाहिश कर दी। रीमा को मुदस्सर में कोई खामी नजर नहीं आई। इसकी ख्वाहिश नहीं थी कि कोई हसीन लड़का इसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो चाहती थी जब इसकी ज़िंदगी में आए इसे वो अपना माजी ज़रूर बताइए। ये सोचकर इसने मुदस्सर को मैसेज करके कॉल पर सब बताने का फ़ैसला किया। हाल चाल पूछने के बाद इसे अपने माजी के बारे में बताने लगी। मुदस्सर खामोशी से सुनता रहा। इसने अपनी जिनसी जाति के बारे में भी बता दिया। इसने कहा, इससे इसके माजी के बारे में कोई लेना देना नहीं, गलती सबसे होती रहती है। वैसे भी वो अब काफ़ी बदल चुकी है और अब वो इसकी इज़्ज़त बनने जा रही, तो इसका एतमाद नहीं तोड़ेगी। रीमा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वो अब मुदस्सर को कॉल पर वक्त देने लगी और हर काम मुदस्सर से पूछ कर करती।
इस रिश्ते के बाद इसके अब्बू इससे बात करने लगे, बाइक घूमने लगे। 2.5 महीने बाद रीमा की शादी तय होगी। रीमा नूर के साथ कहीं भी जाने से इनकार करती रही, जिसकी वजह से रीमा इसकी जिद बन गई। वो इसकी इज्जत लुटवा ही रही कि अमैर ने रीमा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करने का कहा। एक दिन रीमा की मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, इसे मार्केट से कुछ सामान लेने जाना था, तो इसने नूर को वो कॉल करके साथ जाने को कहा। नूर को ये मौका अच्छा लगा, इसने अमैर को आने का कहा। नूर अपनी गाड़ी लेकर आ गया। रीमा ने मुदस्सर को भी बता दिया शॉपिंग का। मुदस्सर को ये तसल्ली हुई कि रीमा अकेली नहीं है। शॉपिंग के बाद अचानक नूर ने कहा कुछ सामान लेना है एयरपोर्ट से, मम्मा को लेकर बस चलते। रीमा ने सोचा अभी दोपहर 12 बजे का वक्त है, वो भी नूर जो अपने साथ लाई है तो उसका काम भी करवा देगी। तभी रीमा मान गई। नूर रोड पर गाड़ी दौड़ाने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी बंगलोर के बाहर थी। बंगलोर के बाहर वो गार्ड थे जो नूर को जानते थे। रीमा ने देखा वो बंगलोर में बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। नूर ने रीमा से कहा, यार मैंने झूठ बोला था, मैं मुझसे नाराज़ था, मैं इसे मिलाने आई हूँ। रीमा ने नूर के आगे हाथ जोड़ के चलो यहाँ से। नूर ने इसे तसल्ली देते कहा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गई। रीमा ने मोबाइल निकालकर मुदस्सर को कॉल करने की कोशिश की, मगर सिग्नल ना होने की वजह से वह सर पकड़ कर बैठ गई। इतने में अमैर नूर आई। अमैर को वो तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत लगी। इसने कहा, नूर की दोस्त हो? रीमा ने सर हिला दिया। मैंने कहा, ऐसी गाड़ी में बैठी अच्छी नहीं लग रही, अंदर आ जाओ। रीमा ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बात करो। मैंने एक नज़र नूर को देखा होगा, बड़ी जिद्दी है। इसकी टोन सुन रीमा के होश उड़ गए। वो इसे घसीट कर आगे में लेके जहाँ हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। 8 से 10 लड़के लड़कियाँ थी। ये जिस्म फरोशी का अड्डा था। रीमा ने समझ कर मुदस्सर को कॉल करना चाहिए, पर मैंने मोबाइल छीन लिया। इसने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, बस तुम बैठ कर तमाशा देखो, क्योंकि वो जानता था कि ऐश के धुओं में से नशा आ जाएगा। नूर ने अपनी शर्ट के बटन को बराता खोल लिया। वह मौजूद लड़के लड़कियों के साथ डांस करने लगी। रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस आंखों से आंसू बहाते अमैर को देख रही थी। उसकी मदद कर रही थी, जो कि चर्च के कश लगाता धुआं इस पर फेंक रहा था। कुछ देर बाद रीमा को चक्कर आने लगे। मैंने नूर को आहिस्ता से आवाज़ दी, हाथ से ड्रिंक का इशारा किया। नूर ने रीमा को पानी के बहाने ड्रिंक पिला दी। रीमा को पानी कड़वा लगा, लेकिन नूर पिलाती रही। उसका दिमाग सुन्न हो गया। शराब पिलाने के बाद वो रीमा के साथ बैठ गई और चर्च के लंबे कश लगाती धुआं इस पर छोड़ने लगी। और रीमा से लिपटी इसके होंठों को पीने लगी, क्योंकि वो इसके होंठ पीने की असर रखती थी। वो हाल में ही रीमा के ऊपर केसे को नंगा करने लगी। मैंने इसे ऊपर के कमरे में लाने का इशारा किया, पर लाते ही नूर रीमा से बेलबास होकर के लिपट गई। उसके नरम जिस्म के मज़े लेने लगी। और मैं सिर्फ जीन्स की पैंट पहने कमरे में नूर को देखने आया, जो रीमा के गुदास जिस्म के मज़े ले रही थी। मैं दीवार से लगा रीमा के जिस्म का एक एक हिस्सा देखने लगा। हर कब अपनी जीन्स का बटन खोल कर रीमा के ऊपर आ गया और मैंने नूर के होंठों को चूमा और फिर रीमा के जिस्म को चूमने लगा। रीमा अपनी मामा के सीने से लगी रोने लगी, अपनी बेगुनाही बताने लगी। इसकी मामा को इस पर यकीन था कि वो ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती, लेकिन इंस्पेक्टर ने इन्हें झूठी रिपोर्ट दिखा दी कि वो नशे ड्रग्स में मुलव्वस है। इसके जिस्म में अभी भी निशानी हुई है। रीमा के पापा ने इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़े कि वो अपनी बेटी को थाने में नहीं देख सकते। इंस्पेक्टर रीमा को छोड़ने पर राजी नहीं था, क्योंकि वो रीमा को बिलबास देख चुका था। इसकी नीयत रीमा के लिए ख़राब हो गई थी। इसने रीमा के घर वालों को भारी रकम लाने को कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, वो इन्हें 4-5 लाख दे बाकी वो खुद संभाल लेगा। इसके पापा को कुछ समझ नहीं आई वो कहाँ से लाई। उन्होंने काशिफ को कॉल करके सब बताया। काशिफ ने सब कहानी सुनते ही इससे ने एक नया ड्रामा सोचते हुए नफरत का इज़हार किया। हर रीमा के पापा इसकी मामा के कहने पर घर से रीमा के जैसे सोना और पैसा इकट्ठा किया और लाने को कहा। सब कुछ पुलिस के हवाले करने के बाद घर लौट आए। मुदस्सर ने थाने में रीमा की रिपोर्ट पढ़ ली थी। रीमा की मामा ने इसे घर आने को कहा, लेकिन मुदस्सर ने कहा रात हो गई, अभी फिर कभी आएगा। रीमा के पापा ने भी इसका चेहरा पढ़ते हुए कहा, ठीक है अभी जाओ। वो घर है। रीमा के सर पर हाथ रखे बोले, बेटा जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। वो समझ गए थे कि मुदस्सर रीमा की ज़िंदगी से जा चुका है। वो भीगी आंखों से कमरे में आई। रीमा को अपनी किस्मत पर रोना रहा था। वो अपनी माँ से लिपटी मौत की आरज़ू करने लगी। इससे अब समझ में आई कि खुदकुशी हराम क्यों है। 2 दिन बाद मुदस्सर की माँ ने कॉल करके रिश्ता ख़त्म कर दिया। रीमा मुदस्सर से बात करना चाहती थी। कॉल अटेंड होने के बाद रीमा ने कहा, शुक्रिया। मुदस्सर, शुक्रिया किस बात का? रीमा, ये बताने के लिए कि कितना एतबार है मुझ पर। इस बार आजमाइश मेरी नहीं तुम्हारी भी थी। मुदस्सर, लेकिन बात इज्जत की थी। बाद में इन बच्चों का क्या होता, इनसे शादी कौन करता? रीमा, अगर मैं तुम्हारी बीवी होती बाद में ये सब होता तो? मुदस्सर, तू भी मैं अलग हो जाता। खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कॉल कट गई। रीमा गहराई में खो गई। अभी वो बेगुनाह है, उसे समझने का पैमाना सिर्फ इतना है। बेगुनाह होते ही वो मुजरिम बन गई। इस वाक़े पर मोहल्ले वालों ने इनके घर आना छोड़ दिया था। रिश्ते करवाने वाली भी नहीं आती थी। रीमा के अब्बू ने घर बेचकर फटे के करीब एक छोटा सा घर ले लिया। घर के करीब एक दीनी दरगाह थी, जहाँ कुरान पाक पढ़ाया जाता था और बयां के साथ कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ाया जाता था। रीमा ने अपना मामूल बना लिया था बयां सुनने का और कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ती थी। वो लड़की जिसके कमरे में मेकअप का सामान होता था, डाइजेस्ट होते थे, वहाँ अब इस्लामी किताबों का ज़ख़ीरा था। वो लड़की सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करती थी। अब वो दिन रात तस्बीहात करती।
रोजाना 10 का जाते एक फकीनी से रास्ते में बैठे घूरती रहती थी। किरण की शादी को 4 साल गुजर गए थे। एक दिन इसकी कॉल मम्मा के नंबर पर इसने कहा कि वो बहुत बेचैन है। वो रोने लगी, मम्मा से माफ़ी मांगने लगी और पापा से भी माफ़ करने का कहा। रोते रोते इसने रीमा से बात करने का कहा। रीमा ने आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि इसकी आवाज़ बहुत थकी हुई है और बीमार लग रही थी। वो रीमा की बात सुनते ही रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी। रीमा ने कहा इसके दिल में कोई ख़्वाहिश नहीं है, लेकिन वो अपने गुनाह का इतराफ़ करने लगी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।